व्यवस्था बनाए रखिए। आइए भाई, आपका सीपीसी चल रही थी, निकालिए कहाँ तक लिखवा गया था, देखिए तो। ये देखिए, आपका धारा 30 को रिलेट करके थोड़ा पढ़ाना था। 30 आपका पढ़ाना था। ये 31 तक अब लिखवाया गया था ना, थोड़ा थोड़ा। लिखिए भाई, धारा 30 पूरक धारा लिखवा दी गई थी कि नहीं अभी? लिखिए तो, धारा 30 की पूरक धारा लिखवाए गए ना? हाँ ठीक है भाई, देखिए अब पढ़ाना है, उसके बाद लिखवाना है थोड़ा बहुत। प्री में यहाँ से आपका पूछ सकता है, और कुछ आपका संविधान से और आपका सीआरपीसी से कोरिलेट करके लिखना है, 2-3 चीज़ें। देखिए भाई, धारा 30 आपका सिविल न्यायालयों को बहुत पावर देती हैं, भले आपका शब्द छोटे हो। देखिए क्या क्या कहती हैं। प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति, यानी कि न्यायालय क्या क्या आदेश दे सकता है, ये आपका धारा 30 में कुछ आदेशों का उल्लेख किया गया है। एक एक आदेश देखिए भाई। न्यायालय ऐसे आदेश कर सकेगा जो परिप्रश्नों के परिधान और उनका उत्तर देने से युक्त युक्त दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति, और दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण, निरीक्षण, पेश किए जाने, परिबद्ध किए जाने और लौटाए जाने से संबंधित सभी विषयों के बारे में आवश्यक और युक्त हो। यानी कि न्यायालय को कई पावर है। एक तो परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए कह सकता है। परिप्रश्न का मतलब ये हुआ कि वादी ने कुछ प्रश्न न्यायालय को दिए कि आप प्रतिवादी से पूछिए, और प्रतिवादी ने कुछ प्रश्न न्यायालय को दिए हैं कि आप वादी से पूछिए। तो न्यायालय वादी के प्रश्नों के बारे में कहेगा कि प्रतिवादी इनका क्या करे, जवाब दे, और जो प्रतिवादी ने प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब वादी से मांगा जाएगा। यानी कि ये पहला नियम। दूसरा नियम ये आया कि न्यायालय चाहे तो किसी तथ्य को प्रकट करने का भी आदेश दे सकता है, यानी कि डिस्कवरी का आदेश दे सकता है कि आप किसी प्रश्न को न्यायालय में वादी या प्रतिवादी से कह सकता है कि ओपन करिए। तीसरा आपका आया कि किसी भौतिक पदार्थ या दस्तावेज का निरीक्षण करने का आदेश दे सकता है, यानी कि इंस्पेक्शन किया जाए, आप ये भौतिक पदार्थ क्या करिए, पेश करिए। तो जो भौतिक पदार्थ पेश किए जाते हैं, आपका एविडेंस की धारा 60 का प्रोविजो भी समाहित करना है कि जो भौतिक पदार्थ पेश किए गए और जो दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, उनको क्या माना जाएगा, मौखिक साक्ष्य। ये भाई आपका एविडेंस में पूछा गया, जैसे कि कुत्ते को पेश कर दीजिए, लाठी जिससे हमला हुआ था पेश करिए, हथियार पेश किया जाए, या जिस चाकू से हमला हुआ था वह चाकू पेश किया जाए, तो ये सब क्या माना जाएगा, भौतिक पदार्थ माना जाएगा। और एक लाइन एविडेंस में जोड़ना है, पूछा जा चुका है भाई ये कई जगह, कि ये जो भौतिक पदार्थ पेश किए जाते हैं, चाहे सजीव यानी कि कुत्ता बिल्ली इत्यादि, और चाहे निर्जीव, निर्जीव का मतलब कि लाठी बल्लम इत्यादि, कपड़ा, खून से सना कपड़ा, ये भारत में चूंकि साक्ष्य केवल दो प्रकार का है, एक ओरल और दूसरा डॉक्यूमेंट्री। यानी कि एक साक्ष्य है आपका मौखिक और दूसरा दस्तावेजी, तो भारत में इन्हीं दोनों में कहीं में सेट किया जाएगा। तो एविडेंस की धारा 60 कहती है कि ये जो साक्ष्य होगा वह मौखिक साक्ष्य माना जाएगा ये। लेकिन इंग्लैंड में इसे थर्ड कैटेगरी का साक्ष्य माना जाता है, और जिसे वस्तु साक्ष्य या रियल एविडेंस
या वास्तविक साक्ष्य या या वास्तविक साक्ष्य कहा जाता है। यानी कि इंग्लैंड में इसे रियल एविडेंस और भारत में क्या कहा जाएगा, मौखिक, दस्तावेजी नहीं क्या। और धारा पूछ ले तो एविडेंस की कौन सी धारा, 60। भाई भौतिक पदार्थ भी सतर्क रहना, निर्जीव और सजीव दोनों। आपका एविडेंस में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन बनता है और काफ़ी ये क्वेश्चन विवादित भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए भाई आपका पेशकरण, परिबद्ध किए जाने। अब जो ये कि इम्पाउंड किया जाना, ये यूपीएफयू में आ चुका है कि सीआरपीसी की धारा के तहत आपराधिक न्यायालय इम्पाउंड करते हैं, अर्थात तो लौटाने से क्या करते, इनकार। और सीपीसी में जो परिवर्तन जाता है वह आदेश आपका आपका आर्डर, हाँ ये कि दोनों एक साथ, और इसी के साथ सेक्शन भी पढ़ना है। सीपीसी पढ़ेंगे 30। देखिए परिबद्ध बताया जाए और मामलों में और छेद में उच्चतम न्यायालय अपने समक्ष पेश की गई दस्तावेज को जब्त कर सकता है और लौटाने से इनकार भी कर सकता है। तो संविधान, ये तीनों लिखवा जाएगा एक साथ, याद रखिए। कौन सा अनुच्छेद है आपका, तो अनुच्छेद 142। अब तीनों पर एक एक उदाहरण भी देखना है। पहला उदाहरण आइए सिविल मामलों में चला जाए, चूंकि सीपीस चल रही है तो आपका गुरु चेला पर सबसे अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए ए गुरु था और बी चेला था, और गुरु ने अपने चेला की इच्छा को डोमिनेट किया। डोमिनेट यानी कि कुचल दिया, कुचल दिया मतलब दबा दिया, और लीगल भाषा में अधिशासित कर लिया, कुचल देना। और जो चेले का घोड़ा था आपका 1 लाख रुपये का, उसको 1,000 में गुरु ने खरीद लिया। यानी कि 1 लाख का घोड़ा कितने में खरीद लिया गुरु ने, 1,000 में। अब ये संविदा शून्य है कि शून्यकरणी, बिहार भी बनाया था, तो कैसी है, शून्यकरणी या वाइडेबुल। वाइडेबुल, वाइडेबुल में केवल एक पक्षकार को विकल्प मिलता है जिसकी सम्मति स्वतंत्र नहीं होती। तो किसकी सम्मत स्वतंत्र नहीं है इस उदाहरण में, या किसकी इच्छा को दबा के और अनुचित फायदा उठाया गया है, तो चेले के। अब बिहार का क्वेश्चन देखिए, यह संबंध किससे प्रभावित माना जाएगा, यह समव्यवहार। पिछली बार बिहार का क्वेश्चन है, तो धारा 16 में आपका असम्यक असर, यानी कि नियम की धारा 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा, ये याद रखना है। ऐसी दशा में चेले के पास विकल्प है कि वह 3 वर्ष के अंदर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और इस संविदा को रद्द कराए। रद्द कराकर आपका कह सकते हैं कि ये आएगा है सारे में भी, रद्द कराकर अपना घोड़ा ले ले, और लेकिन गुरु का जो 1,000 रुपया लिया है वह क्या करे, वापस। ये किसका है, यानी कि
साम्य का सिद्धांत इशारे में भी आएगा। अभी हो सकता है सोमवार को धारा आ जाए या मंगलवार को, कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। अब आगे इसमें बढ़िए भाई, परिबद्ध कहाँ से आया। जब चेला मुकदमा न्यायालय में किया तो तुरंत मांग करेगा कि हजूर, जिस दस्तावेज के माध्यम से हमने अपना घोड़ा गुरु को बेचा है, वह दस्तावेज गुरु के पास है, आप मंगाइए और इसे परिबद्ध या इम्पाउंड करिए, आपका परिबद्ध करिए, जब्त करिए, क्योंकि ये गुरु गुरु घंटाल न निकल जाए। यानी कि ये कागज दिखाकर किसी अन्य को अगर घोड़ा बेच दिया और थर्ड पर्सन घोड़ा ले लिया और उसे जानकारी नहीं हो कि यह घोड़ा चेले की इच्छा को दबाकर खरीदा गया था, तो फिर मुझे घोड़ा मिलेगा नहीं। तो अतः इस दस्तावेज को ही आप मंगाइए और क्या कर लीजिए, जब्त। जब्त का मतलब ये हुआ परिबद्ध किया जाए। तो ये एक अच्छा उदाहरण किस मामले में मिला, सिविल मामलों में। यही संविधान के अनुच्छेद 142 में भी उच्चतम न्यायालय को पावर है कि किसी दस्तावेज को मंगाए और लौटाने से इनकार कर दे। तो किस अनुच्छेद में भारत का उच्चतम न्यायालय ऐसा हक रखता है? हक रखता है क्या? इनहेरेंट पावर है, समाहित है, प्रदान नहीं किया गया है। तो किस अनुच्छेद में संविधान के? 142। क्रिमिनल मामले में भाई, क्रिमिनल मामला देखा जाए, क्योंकि आपराधिक मामलों में भी ये नियम है। और किस धारा में? सीआरपीसी के 104। देखिए आपका एक उदाहरण आपका अश्लील पुस्तक पर ही देखा जाए। अश्लीलता, अश्लीलता कल भी बताया गया था, फिर 2 मिनट एक्स्ट्रा जाइए तब इस उदाहरण को कवर किया जाए। अश्लीलता आपका अपराध है और आईपीसी की धारा 292 और 293 के तहत दंडनीय है। आपका हिकलिन का आवाज खूब पूछा जाता है, वैसे बिहार में नहीं पूछा गया, दुर्भाग्य रहा। लेकिन हिकलिन का आवाज किससे संबंधित है? 292 अश्लीलता से। और भारत में रणजीत उड़ेसी का केस है। भारत में कौन सा केस? लेडीज चटरलीज लवर बुक का मामला है। देखिए इसमें भाई आपका ये अश्लीलता में थोड़ा परिबद्ध पर आ जाइए। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अश्लील किताब या कॉपी या सीडी या वीडियो जो भी मिलता है और न्यायालय में उसे पेश किया जाता है, तो न्यायालय उसे जब्त कर लेगा। और जब अभियुक्त को न्यायालय अश्लील पुस्तक, किताब, सीडी रखने के जुर्म में दंडित करता है, तो अंत में यह आदेशित करेगा कि ऐसी जो अपमानजनक या अश्लील किताबें हैं, सीडी हैं, इनको नष्ट किया जाए। वापस नहीं लौटाएगा, क्या करेगा? नष्ट किया जाए। तो अपमानजनक वस्तुओं को, अश्लील वस्तुओं को किस धारा के तहत जब्त करने का हक है? तो 104। और किस धारा के तहत नष्ट करने का आदेश देने का हक है? आपका 455 455 पूछा गया यूपीजे में 2-3 बार। इसको कोरिलेट करके लिखवा देंगे, क्योंकि इसीलिए समय लगता है इसमें कि कोरिलेशन थोड़ा ज़्यादा है इसमें। देखिए आगे भाई आपका खंड बी देखिए, तो आपका ए हुआ। अभी खंड बी देखिए, ऐसे व्यक्तियों के नाम समन निकाल सकेगा जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित हो। यानी कि न्यायालय निकाल समन किसके? व्यक्तियों, इनको जिनका जो आकर क्या दें, गवाही दें या आकर क्या पेश करें, दस्तावेज। अब हाजिर हुए और दस्तावेज पेश करें या गवाही दें, आपको दस्तावेज पेश करने या गवाही देने की बात है। ये पहले दस्तावेज पर चला जाए।
जब भी आप को पढ़ेंगे तो एक तो एविडेंस की कौन सी धारा पढ़ेंगे, नहीं, सीपीसी की कौन सी धारा 30, एविडेंस की जो धारा पढ़ेंगे 162, और सीआरपीसी की धारा 91 और 92। इसे तमाम जगह से कोरिलेट करना है। और संविधान का अनुच्छेद 142, एक एक करके देखिए भाई आपका। और एविडेंस की आपका और एक धारा पढ़नी है, हमें लगता है 139 में होगा। एक बार भाई, नहीं, एविडेंस की धारा भाई, हाँ ठीक है 139। देखिए एक एक बिंदुओं से भाई आपका, इसीलिए मैं कह रहा धारा 30 काफ़ी महत्वपूर्ण है और तमाम जगह से को रिलेट करके पढ़ना है। केवल सिविल मामला नहीं, क्रिमिनल मामला भी, एविडेंस में भी, और यहाँ तक कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको लिखवा देंगे एक एक लाइन, अभी समझिए, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन आपका बनता है। पहले हम संविधान, सीपीसी बाद में चला जाएगा, पहले एक्स्ट्रा जो है एक एक लाइन बता दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत स्पष्ट लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय भारत में किसी भी व्यक्ति से कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश दे सकता है या उनको स्वयं हाजिर करा सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय किसी को भारत के राज्य क्षेत्र में से किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर कराने का इनहेरेंट पावर रखता है। ये किस अनुच्छेद में? 142। दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकता है किसी व्यक्ति को, कौन से अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट ये करता है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? तो 142, दोनों काम। अवमान के लिए भी दंड दे सकता है, कौन सा अनुच्छेद? 142। और न्याय के लिए कुछ भी करेगा, 142। एब्सोल्यूट जस्टिस कर सकता है, पूर्ण न्याय कर सकता है, कौन सा अनुच्छेद? तो 142। यानी कि आपका अनुच्छेद 142 जो है आपका काफी महत्वपूर्ण है। तमाम सिद्धांत है, बताया जाएगा संविधान में कभी। लेकिन बुलाना और दस्तावेज पेश कराना किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। ये याद रखना है, कौन सा अनुच्छेद है? 142। अब आइए आपका एविडेंस में, पहले इसके बाद निकाला जाए। एविडेंस की धारा 162 में दस्तावेजों का पेश किए जाने का हेडिंग ही है कि दस्तावेजों का क्या किया जाना? पेश किया जाना। यानी कि न्यायालय किसी पक्षकार या किसी व्यक्ति से ये आदेशित कर सकता है कि किसी डॉक्यूमेंट को आप पेश करिए, आपका पेश करिए, कौन सी धारा में? 162। 139 भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को केवल दस्तावेज के लिए बुलाया गया है कि आप दस्तावेज पेश करिए, तो क्या उसकी प्रति परीक्षा या जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकेगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे केवल और केवल किसके लिए बुलाया गया है? दस्तावेज पेश करने। सतर्क रहेगा, क्वेश्चन अच्छा बनता है। फिर एक बार इसको देखिए। जिस व्यक्ति को न्यायालय केवल दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह या प्रति परीक्षा नहीं होगी। ये कौन सी धारा एविडेंस की है? तो 139 लिखवाएंगे एक एक लाइन। अब आ जाइए आपका सीआरपीसी में। क्या आपराधिक न्यायालय किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो समन की जारी होगा सीआरपीसी के 91 में
और अपेक्षा किस में की जाएगी, नाक प्राधिकारी या तार प्राधिकारी हैं तो 92 में। अगर ऐसा व्यक्ति दस्तावेज फिर भी पेश नहीं करता तो दिमाग स्थिर करके बिहार मेंस में भी अब सर्च वारंट या तलाशी वारंट जारी किया जाएगा। और जो तलाशी वारंट जारी किया जाएगा, दस्तावेज की तलाशी है तो धारा 93, 94, 95, और व्यक्ति की तलाशी है तो 97 और 98। 97 सभी व्यक्तियों के लिए और 98 केवल स्त्रियों को मुक्त कराने के लिए। ये सतर्क रहना, इतनी धाराएं। 91 जरूर याद रखिए, आपका दस्तावेज पेश कराना। सीपीसी में आइए भाई, जहाँ तक सीपीसी का प्रश्न है, सीपीसी की धारा 30 में भी बताया गया है कि न्यायालय न्याय के उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति को आपका माने हाजिर करा सकता है कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए, या किसी व्यक्ति को समन भी जारी कर सकता है कि आप डॉक्यूमेंट पेश करिए और तुरंत आपका व्यक्ति को हाजिर होने के लिए जारी किया गया है समन, और वह व्यक्ति हाजिर नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति धारा 32 के तहत सेंशन या दंड का भागी होगा। तो दंड क्या क्या दिया जाएगा, तो गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाएगा, नहीं हाजिर हुआ तो जेल, सिविल का भाई जेल भेजा जाएगा। दूसरा आपका जुर्माना लगाया जा सकता है, प्रतिकर नहीं, एमपी लगातार पूछ रहा है क्या लगाया जाएगा, तो कितना बताया गया, अधिकतम 5,000, कितना, और आपका ये रकम पहले कितनी थी 500, पहले कितनी थी, अब कितनी है 5,000, ये कर जाइएगा एमपी जो दे रहे हैं भाई। इसके बाद देखिए भाई, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है और कुर्क करके बेच सकता है। उसकी उपस्थिति के लिए प्रत्याभूत सिक्योरिटी की मांग कर सकता है कि तुम गारंटी तो न्यायालय में कि न्यायालय में हाजिर हो गए, और नहीं गारंटी देता तो कहाँ भेजा जाएगा, सिविल कारागार। तो ये आपका हाजिर न होने का परिणाम क्या होगा, ये आपका किस धारा में बताया गया है, 32 में। तो 30 की पूरक धारा कौन हो गई, 32। 32 समाप्त हो गया। 30 में यह है कि न्यायालय कह सकता है कि किसी तथ्य को शपथ पत्र पर साबित किया जाए। इस प्रकार आपका धारा 30 और 32 दोनों समाप्त हो गई। फिर आपका कल बताया गया था साक्षी को समन, तो धारा 31, और साक्षी को समन के लिए प्रोसीजर याद रखना है, प्रक्रिया कहाँ दी गई है, तो आपका आदेश 16। भाई बार बार रटवा जाएगा तभी याद होगा, ये सब याद नहीं होता जल्दी। अब आइए धारा 33 देखा, जब पढ़ा जा चुका 29 से उठाइएगा जब भी धारा 33 पढ़िएगा, मैं बता चुका हूँ, बस एक लाइन बताऊंगा। इसके बाद धारा 33, इसके बाद आदेश 20 का नियम 1 से लेकर 5A तक। सीपीसी की धारा 29 में निर्णय या जजमेंट को परिभाषित किया गया। जजमेंट आपका 2 बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जजमेंट का मतलब क्या हुआ, तो जजमेंट का मतलब हुआ डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। फिर एक बार समझिए, आपका जजमेंट का मतलब क्या हुआ, डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। यही देखिएगा, आपका डिक्री या आदेश के क्या आधार, यानी कि जब न्यायालय कोई डिक्री या आदेश पारित करता है तो उस डिक्री या आदेश दिए जाने का कारण बताता है, तर्क बताता है, बेस बताता है कि हमने क्यों ये डिक्री या आदेश पारित किया है। उसी कारण को, उसी बेस को आपका एक लाइन में क्या कहा जाता है, उसी बेस को, उसी कारण को ही आपका जजमेंट कहा जाता है।
अब जजमेंट कब दिया जाएगा बताया गया, बताया भी गया है, लिखवाया भी गया है। तो निर्णय कब दिया जाएगा, सुनवाई के पहले की सुनवाई के बाद। आती है धारा 33, समझ लीजिए फिर। अरे सुनवाई पूरी हो चुकने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और निर्णय के अनुसरण में डिक्री होगी। यानी कि निर्णय सदैव सुनवाई के बाद सुनाया जाता है, पहला नियम। निर्णय सुनाए जाने की के बारे में सब्टेंसिव प्रावधान या प्रिंसिपल या सिद्धांत कहिए या या सारवान बात कहाँ बताई गई है, धारा 33 में। और निर्णय सुनाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्डर में किया गया है, आदेश 20 के नियम 1 से लेकर कहाँ तक 5। तो फिर एक बार दोहरा लीजिए, निर्णय कब सुनाया जाएगा, ये एमपी देखिए आपका 33 से क्वेश्चन बना भाई एमपी में, वो भी पहले बताया के बारे में आपका एमपी ने जाकर बनाया है। तो आपका जो क्वेश्चन बना है एमपीजे में कि डिक्री निर्णय के अनुरूप होगी, निर्णय के विपरीत हो सकेगी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो डिक्री सदैव निर्णय के अनुरूप की विरोध में, विरोध में नहीं, ये एक लाइन याद रखिएगा। दूसरा आपका एमपी में जो क्वेश्चन बना है वह निर्णय कब सुनाया जाएगा इस पर अटैक किया है। तो पहला नियम ये है कि सुनवाई हो जाने के बाद तुरंत निर्णय सुनाया जाए। दूसरा नियम है कि तुरंत नहीं तो 30 दिन, और तीसरा नियम 30 दिन नहीं तो कितना 60 दिन, और कॉमर्शियल कोर्ट का मामला है तो 90 दिन। तो आपका चारों ऑप्शन दिया था और कहा था कि कौन सही है। अब कौन सही है फिर एक बार सतर्क रहिए, सब दे दिया था। तो सामान्य नियम यही निकला कि जजमेंट कब सुनाया जाएगा, तो सुनवाई पूरी होने के बाद तुरंत। यही सही माना था एमपी ने, यानी कि पहला नियम तो यही निकला कि जजमेंट कब सुनाए, तुरंत सुना। वो तो अपवादिक दशा है कि आप तुरंत नहीं सुनाते तो बाद में सुना दीजिए, लेकिन समय याद रखिए, सुनवाई पूरी होने के कितने दिन के अंदर तुरंत नहीं सुना जाता, तो 30 दिन। अब फिर 30 दिन नहीं तो भाई 60 दिन, यानी कि सुनवाई पूरी होने के डेट से। और कॉमर्शियल कोर्ट है तो 2015 में संशोधन है, और कितने दिनों में निर्णय अधिकतम कॉमर्शियल कोर्ट का मामला है तो सुनाया जाएगा। तो आपका क्या जवाब रहेगा, 90 दिन। भाई रट कर जाइए। तो धारा 33 भी समाप्त हो गया। आइए 34 आइए, खूब क्वेश्चन बनता है, इंटरेस्ट या ब्याज। यहाँ से आपका क्वेश्चन भाई एक क्वेश्चन इस समय बन रहा है। पहला बनता है दमदूपत का सिद्धांत, ये कहीं बना था अभी, हाँ बिहार में ना, देखिए दमदूपत का सिद्धांत आपका। भाई आपका पहले ये पूछा गया दमदूपत का सिद्धांत सीपीसी की किस धारा में समाहित है। ये चूंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बता दिया जाए। आपका राजस्थान एक बार बना चुका है, लेकिन आज दमदूपत का सिद्धांत भी जानना है और सेक्शन भी जानना है। दामदूपत का सिद्धांत किस धारा में समाहित है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सेक्शन 34 मारिएगा। कौन सा धारा, देखिए दमदूपत का सिद्धांत हिंदू विधि में है। ये हिंदू, अब ये भी पूछ सकता है कि दमदूपत का सिद्धांत हिंदू विधि का नियम है कि मुस्लिम विधि का, तो क्या मारेंगे, हिंदू विधि का। हिंदू विधि में क्या नियम, हाँ अगला भाई नियम देखिए, दमदूपत का सिद्धांत किससे संबंधित है, दे देगा विवाह से, दे देगा उत्तराधिकार से, देगा एडाप्शन या गोद या दत्तक ग्रहण से, और ब्याज से।
तो किससे रिलेटेड हैं? ब्याज से। चलिए यहाँ तक भी बता दे लोग। अगला नियम आइए। अब आप समझिए ताम्रध्रुपद का सिद्धांत होता क्या है, तब तो दिया कितना रुपया। ध्रुपद सिद्धांत ये जितना मूलधन है ब्याज उससे अधिक नहीं हो सकती। मूलधन है तो आप ब्याज और 100 रुपया पा सकते हैं, क्योंकि जितना ब्याज नहीं होना चाहिए। 100 रुपया उधार दिए हैं और इंटरेस्ट पर, तो अधिकतम ब्याज कितना वसूल सकते हैं? 100 रुपया। ये का सिद्धांत है और कुछ नहीं। किसको ना हो तो बताइए, नहीं तो आपका 34 शुरू किया जाए। का सिद्धांत देखिए आपका बता दीजिएगा कि बेहरेक में कहाँ है भाई। इसमें हल्का सा आपका एंट्री मार रहा है, चूंकि ब्याज से ही। हेलो। देखिए आपका एमपी में जो आपका क्वेश्चन का मॉडल पहले एक दो निकाला जाए भाई, तब आपका मैंने 34 शुरू किया जाए बेयरक की भाषा, क्योंकि यहाँ जो एमपी और इत्यादि राज्यों में पूछ रहा है आपका अंदर जाकर ज़्यादा पूछ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये पूछा जाता है पहला क्वेश्चन कि जो इंटरेस्ट की दर होगी आपका सामान्यतः कितना परसेंट होगी, तो वह जरूर याद रखें 6%, यानी कि 6% वार्षिक। यानी कि अगर 100 रुपया है तो उस पर अगर आपका ब्याज की दर है तो सामान्यतः कितना प्रतिशत ब्याज लगा मैंने वसूला जा सकता है, तो 100 रुपये पर प्रति वर्ष कितना प्रतिशत अधिकतम? 6%। अब क्या 6% से अधिक कब ब्याज की दर हो सकेगी, ये भी आपका पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है जो अच्छा एमपी ने बनाया है तोड़कर, कि न्यायालय आपका कौन कहाँ से किस तारीख तक का ब्याज दिलवा सकता है, यानी कि वो डिसाइड है कानून में। और दूसरा 6% से अधिक का ब्याज हो सकता है, वह भी लिखा है आपका बेयरक में। यानी कि किस आपका कौन सा ब्याज दिलवाया जाएगा, 6% से अधिक कब होगा, और आपका क्या ब्याज पाने के लिए अधिक मुकदमा माने अलग मुकदमा लाएंगे कि नहीं, और क्या न्यायालय चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पर ब्याज इस धारा के तहत दिलवा सकता है कि नहीं, ये नया क्वेश्चन बन सकता है। तो न्यायालय चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या कर सकता है, इस धारा के तहत दिलवा सकता है। अब बेरक देखिए तब तोड़ा जब है और चीज़ें देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। बेरक को तोड़कर बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि एमपी में आपका सीधे तोड़कर पूछा है 2-3 बार। भाई अगर सामान्य क्वेश्चन आए तो इतना में निकल जाएगा, लेकिन अगर अंदर से पूछ ले तो एक एक शब्दों को कवर करना पड़ेगा। देखिए आपका पहला नियम, जहां और जहां तक कि डिक्री धन के संदाय के लिए हैं, इसका मतलब ये हुआ धारा 34 में पहला इंटरेस्ट में कि ब्याज तभी दिलवाया जाएगा जब जो डिक्री पारित की गई है वह धन के क्या हैं, संदाय के लिए हैं, अर्थात धन के देने के लिए हैं। यानी कि मान लीजिए ए बी को 5,000 रुपया उधार दिया था और बी वापस नहीं कर रहा था, तो ए न्यायालय में मुकदमा किया, न्यायालय के पक्ष में डिक्री पारित की गई, तो न्यायालय
बी से ए को 5,000 रुपया तो दिलवाएगा, अगर कोई ब्याज है तो ब्याज भी दिलवाएगा। तो कितना ब्याज सामान्यतः दिलवा सकेगा? 6% वार्षिक। भाई मंथली ना कर दीजिएगा, यानी कि 100 रुपया का 6% वार्षिक 6 रुपया हुआ। कितना रुपया? 6 रुपया। देखिए भाई आगे फिर पहला शब्द अभी हम पकड़े हैं, जहां और जहां तक की डिक्री धन के संदाय के लिए है, न्यायालय डिक्री में यह आदेश दे सकेगा, अलग से आदेश नहीं दिया जाएगा, डिक्री में ही दिया जा सकेगा, कि न्याय निर्णीत मूल राशि पर किसी ऐसे ब्याज के अतिरिक्त जो ऐसी मूल राशि पर वाद दायर किए जाने के पूर्व की किसी अवधि के लिए न्याय निर्णीत हुआ हो, वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक ब्याज दिया जाए। यानी कि पहला नियम यह आया कि कब तक का ब्याज दिलवा सकता है, तो जिस दिन वाद दायर किया गया तब से लेकर और जिस दिन क्या पारित की गई, डिक्री। यही आपका एमपी में घुमावदार पूछा गया है। यानी कि अगर 1 जनवरी 2012 को मुकदमा किया गया और 31 दिसंबर 2012 को फैसला आया, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ब्याज न्यायालय प्रतिवादी से वादी को दिलवा सकता है। यानी कि जीतने वाले को हारने वाले से क्या कर सकता है? दिलवा सकता है। पहला नियम ये निकला। दूसरा देखिए आपका, और भी है भाई नियम आपका। दूसरा नियम देखिए, वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक ब्याज हो गया, ऐसी दर से जो न्यायालय उचित समझे, ऐसी मूल राशि पर डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा नियम क्या निकला? डिक्री की तारीख से किस तारीख तक? संदाय का मतलब जैसे कि मान लीजिए 31 दिसंबर 2012 को ए जीता है 5,000 रुपया, और बी अभी पैसा नहीं दिया है, 3 माह बाद यानी कि आपका देता है, तो आपका न्यायालय चाहे तो जिस दिन डिक्री पारित किया और जिस दिन आपका निर्णित ऋणी ने पैसे का संदाय किया, उस बीच का भी ब्याज क्या कर सकता है? दिलवा सकता है। उस बीच का भी ब्याज। यानी कि पहला नियम मिला कि मुकदमा दायर करने से लेकर कब तक का? आपका डिक्री तक का। दूसरा नियम क्या मिला? कि डिक्री की तारीख से धन के संदाय तक का ब्याज दिलवा सकता है। अगला देखिए भाई आपका, या ऐसे पूर्वोक्त तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे, वह प्रतिशत माने 6% प्रति वर्ष से अनधिक ऐसी दर से जो न्यायालय उचित समझे आगे के ब्याज सहित दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पूर्वोक्त तारीख से जो न्यायालय उचित समझे वो भी ब्याज दिलवा सकता है, लेकिन ऐसी ब्याज की जो दर होगी वह आपका 6% से अधिक नहीं होगी। यानी कि या तो 6% वार्षिक ब्याज दिलवाया जाएगा या 6% से कम, अधिक नहीं। अब यहाँ जो एमपी ने क्वेश्चन बनाया वहीं सतर्क रहना है भाई, कि आपका कब का वाद नहीं दिलवाया जा, कब का ब्याज नहीं इस धारा के तहत दिलवाया जाता। तो आप लोग भाई बोर्ड पर लिखा है, तो आपका कब का ब्याज नहीं लिखा है, तो वाद दायर करने के पूर्व का ब्याज इस धारा में शामिल नहीं है। यानी कि कब का ब्याज, देखिए आपका यही पॉइंट एमपी के लिए पकड़ना है आपका भाई, कब का वाद नहीं दिलवाया जाएगा? वाद दायर करने का पूर्व का जो ब्याज है, क्या यहाँ दिया गया है? नहीं, क्योंकि यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है? जिस एमपी में आ चुका है कि कब का ब्याज न्यायालय नहीं दिलवाता 34 के तहत, तो सतर्क रहना है। वाद दायर करने के पूर्व का ब्याज। एक लाइन और जानना है कि क्या अगर पक्षकारों ने आपस में कोई संविदा की हो और उस संविदा में
ब्याज की दर निर्धारित की हो, तो न्यायालय उस ब्याज की दर को दिलवा सकता है। और अगर कामर्सी अगर हाँ या आपका जिस आपका कह सकते हैं कि जिस ब्याज की दर पर आपका बैंक लोन देते हैं वह ब्याज की दर भी दिलवा सकता है। तो इसको बेयर एक्ट से पहले कवर किया जाए, ऐसे नहीं भाई। एक बार बेयर एक्ट बताया जाए तब सही रहेगा। देखिए भाई आपका बेयर एक्ट की भाषा। हाँ, परंतु जहाँ इस प्रकार न्याय निर्णीत राशि के संदाय के में दायित्व किसी वाणिज्यिक संव्यवहार से उत्पन्न हुआ हो, वहाँ ऐसे आगे की ब्याज की दर 6% की दर से अधिक हो सकेगी, किंतु ऐसी दर ब्याज की संविदात्मक दर से या कोई संविदात्मक दर नहीं है, वहाँ उस दर से अधिक नहीं होगी जिस पर वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक धन उधार देते हैं। यहाँ से भी एमपी बना चुका है। और क्वेश्चन ये बना है कि कब ब्याज की दर 6% से अधिक हो सकेगी, सतर्क रहना है। तो पहला नियम ये बात बताएंगे, अगर विवाद कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक प्रकृति का है, और पक्षकारों ने आपस में संविदा की हो और उस संविदा में ब्याज की दर 6% से क्या रखी हो, अधिक। फिर एक बार देखिए, सभी मामलों में नहीं, फिर मैं बता दूं, सभी में नहीं। यदि आपका जो डिस्प्यूट है कैसा हो, कॉमर्शियल या वाणिज्यिक प्रकृति का हो, और उस वाणिज्यिक प्रकृति के जो संविदा की गई है उसमें पक्षकारों ने आपस में ही ब्याज की दर कितना मन रखी है, 6% से अधिक, तो न्यायालय 6% से अधिक ब्याज की दर दिलवा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर पक्षकारों ने आपस में संविदा करके वाणिज्यिक मामलों, सब में लागू नहीं होगा, मैं फिर बता दूं, केवल किस में, कॉमर्शियल। अगर पक्षकारों ने वाणिज्यिक मामला है और कोई ब्याज की दर को लेकर समझौता नहीं किया है, तो न्यायालय 6% से अधिक भी दिलवा सकता है, लेकिन कितने से अधिक नहीं दिलवाएगा, जितने पर जो बैंक हैं वह लोगों को क्या देते हैं, धन उधार। यानी कि दो बातें याद रखना है कि कब 6%, ये पूछा जा चुका है एमपी में, फिर एक बार बता रहा हूँ, कब 6% से अधिक ब्याज दिलवाया जा सकता है। तो पहला याद रखें, जबकि वाणिज्यिक मामला हो और पक्षकारों ने आपस में क्या की हो, संविदा, और ब्याज की दर कितने से अधिक रखी हो, 6 से अधिक। दूसरा नियम, यदि वाणिज्यिक संव्यवहारों में आपका कोई संविदात्मक दर नहीं है, तो न्यायालय 6% से अधिक दिलवा सकता है, लेकिन आपका किस रेशियो में, तो उससे अधिक नहीं दिलवा सकता। भले 6% से अधिक दिलवाए, लेकिन उससे अधिक नहीं, जितने पर कि राष्ट्रीयकृत बैंक आपका क्या देते हैं, जिस ब्याज पर, उधार। भाई थोड़ा कठिन है, दो बार बताया गया। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि आपका ये 534 में इतना ही पढ़ना है। 35 देखिए, कास्ट या खर्चे, जो सेक्शन 35 है, अब आपका कह सकते हैं कि पूरी तरह आपका कमर्शियल कोर्ट के लिए अलग हो गया है। यानी कि धारा 35 में न्यायालय खर्चे दिलवा सकता है। बस फ्री के लिए ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या अब बहुत विस्तृत हो गया, आगे बताया जाएगा, लेकिन क्या न्यायालय कास्ट दिलवा सकता है कि नहीं, दिलवा सकता है। अगला देखिए आपका मैंने 35A, देखिए भाई, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे। 35A में भी आपका क्लाज 2 संशोधित हो गया है, और जो 2015 का
कॉमर्शियल कोर्ट का मने है संशोधन उसके द्वारा, तो ये समाप्त कर दिया गया है। फिर एक बार याद रखिए, धारा 35A को क्या कर दिया गया है, पूरी तरह समाप्त किया गया है। अब देखिए आपका मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चा। तो इसको थोड़ा पहले कई एंगल से जानना है, ध्यान से समझिए। मिथ्या या तंग करने वाले दावों को 4-5 एंगल से पढ़ना पड़ेगा। पहले आइए आपका देखा जाए सीपीसी ही देखा जाए। अगर उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दिया गया हो और एप्लीकेशन तुच्छ हो या तंग करने वाला हो, तो कल ही बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ऐसे एप्लीकेशन को खारिज कर सकेगा और कितना प्रतिकर लगा सकता था आवेदनकर्ता पर। कल बताया गया था ना, कितना प्रतिकर 25 में था 2000। और किसको दिलवा देगा, विपक्षी, यानी कि जो एप्लीकेशन का क्या किया है, विरोध। भाई कल ही बताया गया। दूसरा एंगल आपका देखना है कि अगर तंग करने वाला या तुच्छ प्रकृति का प्लीडिंग है, तो इस प्लीडिंग को काटने का या इस अभिवचन को, इस बात को काटने या हटाने का आदेश न्यायालय दे सकता है। और ये खूब क्वेश्चन बनता है आदेश 6 का नियम 16। भाई सतर्क रहना है, सीपीसी के आदेश 6 का नियम 16 बिहार से लेकर तमाम राज्य, यूपी भी बना चुका है कि अभिवचन में कम। एक सेकेंड सर, छोड़ रहे हैं। हाँ भाई देखिए 10-10 हो गया ना। देखिए आपका अभिवचन में अनिवार्य संशोधन यानी कि कंपलसरी अमेंडमेंट करना ही होगा। तो कौन सी धारा किस आर्डर के किस रूल में है, आदेश 6 के नियम 16। और वैकल्पिक पूछे तो आदेश 6 के नियम 17। और वैकल्पिक फिर 2 बार से रिपीट यूपीजे कर रहा है, आदेश 6 का नियम 18 कि वैकल्पिक है तो कितने दिनों में संशोधन। समय पूछ रहा है यूपीजे, तो आगे बताया जाएगा, लेकिन एक लाइन अभी बता दिया जाए, 14 दिन। कितने दिन में है, वैकल्पिक 17 में है। आदेश 6 नियम 17 वैकल्पिक इच्छा पर, और आदेश 6 नियम 16 में अनिवार्य है, करना ही होगा, नहीं तो वाद पत्र ही खारिज हो जाएगा। तो इसको आप देखिए भाई।